नमस्कार दोस्तों। रीट एंड शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर होनी है और इनके लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले बाल विकास देखा, उसके बाद हमने अधिगम के बारे में देखा, उसके बाद हमने अभिप्रेरणा देखी और आज हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 19 है जो शिक्षा मनोविज्ञान की, इसके अंदर समायोजन और कुसमायोजन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम समायोजन ही रहता है। समायोजन, कुसमायोजन या रक्षात्मक जो प्रणाली होती है, कुसमायोजित व्यक्ति कैसे बचें, तो इनके बारे में आज की इस क्लासों में और 2 क्लास के अंदर संपूर्ण का संपूर्ण समायोजन टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट करवाने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक बार सभी साथी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें। जो भी नए साथी है रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समायोजन मित्रों। मनोविज्ञान की यह क्लास नंबर 19 है दोस्तों। चलते हैं इस क्लास की ओर और एक बार सभी साथियों के लिए विशेष सूचना। देखिए मित्रों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, रीट एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम, इन दोनों के लिए ये इसका संपूर्ण जो कोर्स है मित्रों, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है, ऐप है, वहां पर स्टोर में उपलब्ध करवा दिया गया है। वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो स्टोर से हैं जो आप ये प्राप्त है कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं समायोजन के बारे में। तो चलिए मित्रों, समायोजन होता क्या है, कुसमायोजन होता क्या है, बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। समायोजन, समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आयोजन। जो समायोजन है ये 2 शब्दों से मिला है, एक है सम, दूसरा है आयोजन। तो समायोजन बन गया ना मित्रों। सम का अर्थ क्या होता है? भली भांति, अच्छी तरह से या समान रूप से। सम का अर्थ अगर हम देखें तो होता है भली भांति या अच्छी तरह मित्रों। और आयोजन का अर्थ होता है व्यवहार करना, मतलब अच्छी तरह से व्यवहार करना। आपके सामने कोई खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, तो उसके साथ आप अच्छी तरह व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप उसके साथ समायोजित है। या अगर आप उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भली भांति व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप दोनों कुसमायोजन है, आप आपस में समायोजित नहीं है। शॉर्ट में समझने का तरीका है, आपके सामने आपका दोस्त है और ये है, आप दोनों बातें कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, भली भांति अच्छी तरह अपनी बातें हैं वो कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरह से आप अपनी बातों को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो आप क्या है, समायोजन है, समायोजित है। अगर आप दोनों अच्छी तरह बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब आप दोनों अच्छी तरह से समायोजित नहीं है मित्रों। अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था कर परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है, समायोजन है। अब देखिए मित्रों, आपके जो दोस्त है और आप है, दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन आप में कुछ ना कुछ अच्छी तरह बातें नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप और आपका दोस्त मिलकर क्या करते हैं कि अच्छी तरह बातें करते हैं और एंड मौका आता है जिसमें आप क्या कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर लेते हैं कि आप दोनों हैं जो अच्छी तरह से यानी भली भांति बातें, समान रूप से बातें करने लग जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, आप समायोजित हो रहे हैं दोस्तों। अब देखिए समायोजन की एक अच्छी सी परिभाषा देख ले। इस तरह समायोजन का अर्थ है सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और उसमें मानसिक द्वंद्व उत्पन्न न हो पाए। अच्छी तरह व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित होकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और कोई भी द्वंद्व है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न ना हो। व्यक्ति की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच जो तालमेल स्थापित होता है, उसी को कहा जाता है मित्रों समायोजन। मित्रों, जो व्यक्ति इन दोनों के मध्य तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति है मित्रों जो तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी स्थिति को हम कहेंगे कुसमायोजन यानी मानसिक रोग दोस्तों।
अब देखिए मित्रों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी समायोजन की परिभाषाएं दी है, तो देख लेते हैं क्या क्या परिभाषाएं। परिभाषाएं सबसे पहले दिए H.C. स्मिथ ने क्या कहा है मित्रों, देखिए, अच्छा समायोजन यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होता है। जो अच्छा समायोजन है वो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है, यह कहा था स्मिथ ने दोस्तों। गेट्स एवं अन्य के अनुसार देख लें, इन्होंने क्या कहा है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं में, अपने में व एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है दोस्तों। यह दी गेट्स ने। कोलमैन ने क्या कहा, कोलमैन ने कहा मित्रों, समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने व वातावरण के साथ सुसंगत संबंधों को बनाने का प्रयास है मित्रों। क्या कहा, समायोजन है जो व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है, यह भी कोलमैन ने कहा था। तो तनाव के साथ व्यवहार और वातावरण के साथ सुसंगत यानी अच्छा संबंध बनाने का प्रयास क्या होता है, समायोजन होता है। गेट्स ने एक परिभाषा और दी, कुसमायोजित व्यक्ति व वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। स्किनर ने क्या कहा, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया ही क्या है, समायोजन। तो यह है समायोजन की मुख्य परिभाषाएं। स्क्रीनशॉट जो साथी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे चलिए, अब बात करते हैं समायोजन के प्रकारों की। समायोजन के 3 प्रकार बताएं, रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन, स्थानापन्न समायोजन। रचनात्मक जो समायोजन होता है, इसके अंदर व्यक्ति रचनात्मक क्रिया जैसे चित्र बनाकर समायोजन स्थापित करता है। कुछ ना कुछ रचना करके अपने आप को क्या करना, समायोजित करना ही रचनात्मक समायोजन के अंतर्गत आता है। मानसिक मनोरचना समायोजन है, इसके अंदर अवांछनीय लक्षणों को वांछनीय लक्षणों में बदलना। जो लक्षण लायक नहीं है उन लक्षणों को लायक अच्छे लक्षणों के अंदर बदलना ही मानसिक मनोरचना समायोजन होता है। और स्थानापन्न समायोजन, दूसरों पर उत्तरदायित्व डालकर समायोजित स्थापित करते हैं। किसी और पर उत्तरदायित्व डाल दो, किसी और को अपना काम सौंप दो और अपने आप को समायोजित कर लो, वो होता है स्थानापन्न समायोजन। ये थे समायोजन के प्रकार। आगे चले और देखिए समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। एक व्यक्ति है जो समायोजित है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। जो विशेषताएं उसमें मिलेगी ना, वो ही समायोजन की आपकी क्या होगी, विशेषताएं होगी। पहला, वातावरण व परिस्थितियों के अनुकूल आचरण एवं नियंत्रण। वातावरण और परिस्थितियों हैं उनका उसको ज्ञान होना, उसके अनुकूल वो आचरण करना, अपने ज्ञान के द्वारा वातावरण और परिस्थितियों को नियंत्रण रखना। और यही सब कुछ है जो उनको किसके अनुसार, एक व्यक्ति है वो अपने वातावरण अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या करे, आचरण करे, तो वो क्या होगा, समायोजित होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ, रीट के जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। क्वेश्चन क्या था, सुसमायोजित व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान और नियंत्रण रखने वाला है और उन्हीं के अनुसार करने वाला होता है क्या, आचरण मित्रों। नेक्स्ट देखिए, स्वयं व पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखता है। खुद के और जो पर्यावरण है चारों ओर का उसके आवरण है उनके मध्य संतुलन बनाए रखने वाला होता है। सामाजिकता मतलब वह अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार पर्यावरण एवं वस्तुओं का लाभ उठाता है। तो पर्यावरण और वस्तुएं हैं, अब देखिए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य लोगों को बाधा नहीं पहुंचाता है, यह हो गया आपका सामाजिकता। इसी के अनुसार अगर हम देखें कि वो अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार पर्यावरण एवं वस्तुओं का लाभ उठाता है, तो वो कहां से आएगी, समाज से ही आएगी मित्रों। सामाजिकता का उसमें भाव पाया जाता है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति, कोई भी कार्य करना है, कुछ भी करना है तो उसका वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, अपने अनुसार निर्णय ले सकता है। आत्मसम्मान की भावना, खुद के सम्मान की भावना एक समायोजित व्यक्ति के अंदर पाई जाती है।
आत्म मूल्यांकन की योग्यता, वो अपने आप का मूल्यांकन कर सकता है। अपने आप का जो व्यक्ति मूल्यांकन कर लेता है मतलब वो समायोजित हो जाता है दोस्तों। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता, कैसी भी स्थिति उसके सामने आए लेकिन वो उसका सामना कर सकता है, मतलब वो क्या है, एक समायोजित व्यक्ति है दोस्तों। तो ये थी समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। लेकिन मित्रों यही है आपके समायोजन की विशेषताएं। जो व्यक्ति समायोजित है मतलब उसकी ही समायोजित व्यक्ति या समायोजन की एक ही विशेषताएं होती है। यह था समायोजन। अब कुछ समायोजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। तो देखिए कुछ समायोजन व्यक्ति की व्यवस्था है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है एवं ऐसा होने पर कि आगे भी कोई आसान नहीं है, कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और आगे भविष्य में भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने की उसको आसान नहीं लगती है, तो वह वातावरण से तालमेल स्थापित करने में असफल हो गया है। जब व्यक्ति का वातावरण के साथ तालमेल नहीं होगा तो वो क्या होगा, कुसमायोजित होगा। वो कुंठा हो, द्वंद्व हो या किसी भी प्रकार का तनाव हो या किसी भी प्रकार की दुश्चिंता हो, इनका शिकार है वो हो जाता है दोस्तों। इसी को कहते हैं कुसमायोजन। सरल तरीके में जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं और परिस्थितियों के मध्य तालमेल नहीं स्थापित कर पाता है वो होता है कुसमायोजित व्यक्ति दोस्तों। याद रखना है, तनाव, चिंता, कुंठा आदि का वो शिकार हो जाता है और ये सभी जो तनाव है, कुंठा है, चिंता है, द्वंद्व है, ये सभी होते हैं मित्रों, क्या होते हैं, मानसिक रोग मित्रों, जो एक कुसमायोजित या असमायोजित जो व्यक्ति है उसके अंदर आ जाते हैं। कुसमायोजन के कारण वंशानुगत कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं, व्यक्ति की प्रकृति संबंधी कारण हो सकते हैं और वातावरण जन्य कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो कुसमायोजन है, एक व्यक्ति कुसमायोजित किसी भी प्रकार से हो सकता है। उसकी कोई भी आवश्यकता है जो उसके परिवार, उसके समाज, उसके वातावरण, उसके पर्यावरण से अगर उसको नहीं मिल रही है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे देखते हैं समायोजन को दूषित यानी प्रभावित करने वाले कारक। एक समायोजन है, एक समायोजित व्यक्ति है, उसको कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, मतलब मित्रों मनोरोग इनको कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं मानसिक रोग। एक कुसमायोजित व्यक्ति है जिसके अंदर ये 5 मानसिक रोग आ सकते हैं। देखिए मित्रों कौन कौन से। पहला कुंठा, जिसको बगनासा या अवसाद भी हम कहते हैं, कुंठा, बगनासा, अवसाद। दूसरा है तनाव, तीसरा है दुश्चिंता, चौथा है दबाव, पांचवा है द्वंद्व या जिसको हम संघर्ष भी कहते हैं। ये 5 मानसिक रोग एक कुसमायोजित या जो समायोजित नहीं है या जो समायोजन है उसके दूषित या प्रभावित करने वाले कारक है जिनको हम मानसिक रोग कहते हैं, यह है मित्रों। और इन्हीं 5 के बारे में आज की इस क्लास में अब हम आगे अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं हम इसको, अवसाद, बगनासा या कुंठा को। तो यह रहा आपका अवसाद, बगनासा, कुंठा। इसमें तनाव, क्रोध, चिंता, दबाव सब मिले जुले होते हैं। जो आपका यहां पे आया ना ये कुंठा, इसके अंदर तनाव है, क्रोध है, चिंता है, दबाव है, सब मिले जुले होते हैं। कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव है। कोई आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में जो बाधा आ रही है अगर वो संवेगात्मक है तो आप में क्या आ जाएगी, कुंठा आ जाएगी मित्रों। क्या आ जाएगी, कुंठा। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहा जाता है। प्रयत्नों के लगातार विफलता की स्थिति क्या कहलाती है,
कुंठा। क्या कहलाती है? प्रयत्नों की लगातार स्थिति कुंठा कहलाती है। कार्टर गुड के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव बगनासा कहलाता है। यह कहा था कार्टर गुड ने दोस्तों। कोल सेनिक ने क्या कहा? व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया बगनासा कहलाती है। व्यक्ति ने जो आवश्यकता है उसको महत्वपूर्ण समझा, लेकिन उसके बीच में आ गई बाधा और हो गई अवरुद्ध, उसको प्राप्त नहीं हुई, तो व्यक्ति में क्या हो जाएगी? बगनासा। बगनासा यानी कुंठा, यानी अवसाद में व्यक्ति चला जाएगा, पागलपन जैसा हो जाएगा मित्रों। तो यह होती है आपकी कुंठा मित्रों। शायद आसानी से आपको समझ में आ गई है। देसी भाषा में मैंने इसी को अच्छी तरह से समझा दिया है। आगे चलिए मित्रों और आगे देखते हैं बगनासा या कुंठा के प्रकार। आंतरिक बगनासा और बाह्य बगनासा। आंतरिक बगनासा स्वयं की कमी की वजह से उत्पन्न होने वाली बगनासा। आपकी आवश्यकता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप उसमें असफल हो रहे हैं और वो अपनी वजह से हो रहे हैं। वो किसकी वजह से? खुद की वजह से। तो मतलब आप किससे आंतरिक बगनासा के शिकार है। बाह्य बगनासा कोई भी बाहरी कारक की वजह से आप बार बार किसी जो सफलता है आवश्यकता है उसमें असफल हो रहे हैं, मतलब बाह्य बगनासा के शिकार है। मित्रों बगनासा का मापन रोजनविग नामक व्यक्ति ने किया था, जिसमें 24 कार्टन होते हैं। इस टेस्ट का नाम तस्वीर कुंठा अध्ययन है। तो बगनासा का अध्ययन किसने किया था? रोजनविग ने किया था, तस्वीर कुंठा अध्ययन के द्वारा दोस्तों। ये थे बगनासा के प्रकार। आगे देखिए बगनासा की स्थिति में बालक का व्यवहार कैसा रहता है। एकांतवादी बन जाता है। बगनासा की स्थिति के अंदर जो बालक है वो क्या हो जाता है? एकांतवादी बन जाता है दोस्तों। एक बालक, समझिए मित्रों, एक बालक है जो खिलौना लेना चाहता है अथवा वो कहीं पर घूमना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसको ना तो खिलौना दिलाते हैं और ना ही उसको घूमने देने देते हैं। आप अपने घर पे लागू करके देखना। तो फिर क्या करेगा? वो कुंठा का शिकार होगा और वो क्या करेगा? एकांत में बैठा रहेगा। आपने खुद पर भी ऐसा हुआ होगा। अगर आपको खिलौना नहीं दिया गया हो या आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई हो तो फिर आप एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या है? बगनासा की स्थिति में, कुंठा की स्थिति में बालक है जो एकांतवादी हो जाता है। रोगग्रस्त होने की बात करना, क्योंकि उसका कहीं पर मन नहीं लगेगा, इस वजह से उसको लगेगा कि वो किसी रोग से ग्रसित हो गया है। आक्रमणकारी बन जाता है। मूल रूप से ही व्यवहार करता है, मतलब आक्रमणकारी बन जाता है। जब उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी, जो उसने मांगा है वो नहीं मिलेगा, बार बार वो प्रयास कर रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तरकीब करना चाहेगा जिससे वो उसको प्राप्त कर ले, चाहे उसको उसके लिए क्रोध करना पड़े। तो अपने आपस में वो क्या हो जाएगा? आक्रमणकारी। क्रोध के बाद आक्रमण ही होता है मित्रों। आत्मसमर्पण कर देना। कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है मित्रों कि आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो या तो आप आक्रमणकारी बन जाते हैं या फिर क्या कर देते हैं? आप उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं। पलायन करना या भाग जाना। अंत का ये होता है कि बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं दोस्तों। तो यह है बगनासा की स्थिति में बालक का व्यवहार। पहला मनोरोग, मानसिक रोग, जिसके बारे में हमने पढ़ा। कुसुमायोजित व्यक्ति का पहला रोग था कुंठा बगनासा दोस्तों। दूसरे की ओर चलते हैं तो दूसरा आता है हमारे सामने तनाव मित्रों। दूसरा कौन सा निकल कर आया है? हमारे सामने तनाव आया है। अब देखते हैं तनाव के बारे में। एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे यहां से हम। व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छाओं की पूर्ति ना होने या बाधा उपस्थित होने पर उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह दशा अत्यंत कष्टदायक होती है। समझना मित्रों,
व्यक्ति व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छाओं की पूर्ति न होने या बाधा उपस्थित होने पर उसमें तनाव द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। और यह जो दशा है तनाव वाली, यह बहुत कष्टदायक होती है। यदि वो अपनी चेष्टाओं से इस असंतुलन की दशा से छुटकारा पा लेता है जो वह अपने पर्यावरण से समायोजन कर लेता है, अन्यथा वह मनस्ताप से क्या हो जाता है, पीड़ित रहता है। मनस्तापी बालकों को इस तनाव व द्वंद्व की दशा से मुक्त कराने हेतु बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम के द्वारा, शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा, शारीरिक दोष के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा। इन सभी की वजह से एक बालक तनाव में जाता है और इन सभी की वजह से उस बालक को तनाव से बाहर लाया जा सकता है। दोस्तों, ड्रेवर के अनुसार देखिए, तनाव का अर्थ है संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना। जब संतुलन नष्ट हो जाए, जब संतुलन है वो नष्ट हो जाए तो वो व्यक्ति तनाव में चला जाता है। आगे देखिए, गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दिशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, व्यक्ति अगर तनाव में चला जाता है, बार बार प्रयास करता है अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर वो उसको नहीं मिल रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है उसमें, तो तनाव में चला जाता है। तो जो उसको प्रयास करने की जो उत्तेजित दिशा थी, उत्तेजित दशा थी, वो क्या हो जाती है, उसकी समाप्त हो जाती है। यही होता है आपका तनाव। दूसरा मनोरोग मित्र, तीसरे मनोरोग की ओर चलिए। तीसरा मनोरोग आता है दुश्चिंता। दुश्चिंता एक सामान्य मनोरोग होता है मित्रों। देखिए कैसे, कोलमैन के शब्दों में भय और आशंका की सामान्य अनुभूति ही क्या है, दुश्चिंता है। कोलमैन के शब्दों में भय और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही क्या होती है, दुश्चिंता होती है। व्यक्ति अधूरी इच्छाएं जो अचेतन मन में, अधूरी इच्छाएं जो अचेतन मन में चली जाती है, वह इच्छा जब पुनः चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो वह व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। भय व आशंका की अवस्था, जब व्यक्ति उपयुक्त अहम रक्षा को ना अपनाने पर असफल होता है तब विकसित हो जाती है दुश्चिंता। चेतन तथा अचेतन के मध्य उत्पन्न होने वाली संघर्ष की स्थिति दुश्चिंता कहलाती है, क्योंकि जो इच्छाएं व्यक्ति के अचेतन मन में गई है, किसमें गई है, अचेतन मन में, तो अचेतन वो वापस चेतन मन में आना चाहती है, मतलब बीच की स्थिति में है, तो वहां से व्यक्ति किसका शिकार होगा, दुश्चिंता का शिकार होगा। दोस्तों, ये दुश्चिंताएं हैं जो दो प्रकार की होती है। एक सामान्य जिसमें व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, एक आंतरिक दुश्चिंता जिसमें दहशत का माहौल, जैसे फोबिया रोग, दहशत का माहौल पैदा एक व्यक्ति कर सकता है। तो यह था तीसरा मनोरोग, दुश्चिंता। चौथे में चलते हैं। चौथा आता है हमारा दबाव मित्र। दबाव, इसकी उत्पत्ति स्ट्रिंगर यानी कसना से हुई है। दबाव किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया है। दबाव क्या है, किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया ही क्या होती है, आपका दबाव होती है। मित्रों, दबाव सफलता व असफलता या आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति दबाव महसूस करता है। अगर एक व्यक्ति है जो असफल हो गया है तो वो दूसरे जो सफल हुए हैं या समाज के अंदर जाने, समाज है उसका दबाव उसके ऊपर लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं वहां गया तो मेरे को क्या बोला जाएगा। आधुनिक दबाव शोध के जनक हैंस सेले है मित्रों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। दबाव के लक्षणों की देखिए, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। अगर एक व्यक्ति है जो असफल है, एक व्यक्ति है जो असफल है, सफलता हुआ है असफलता के बीच फंसा हुआ है, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहता है, तो वो ध्यान नहीं लगा पाएगा मित्रों। स्मृति का ह्रास होगा, आत्म सम्मान की उसमें कमी मिलेगी, गलत निर्णय लिए जाएंगे उसके द्वारा। दबाव के अंदर अगर आप कोई समस्या आपके सामने, उसका समाधान करना चाहते हैं, लेकिन आप दबाव में, तो आप अच्छा निर्णय नहीं लेंगे, गलत निर्णय उस समय सोचेंगे। आकुलता, भावात्मक अस्थिरता, भावात्मक अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती है मित्रों। भय होता है, दुश्चिंता का शिकार होता है, अवसाद होता है, निंद्रा,
दबाव में आपको नींद नहीं आएगी, ये याद रखना है। शारीरिक समस्या जैसे हृदय गति, रक्तचाप आदि में परिवर्तन, हृदय गति रक्तचाप है, इनकी दबाव के अंदर है, हृदय गति रक्तचाप ये बढ़ जाते हैं मित्रों, समझे। ये समझो कि आप यहां पे खड़े, अचानक 5-6 लोगों ने आप पर हमला बोल दिया तो आप आ जाएंगे दबाव में, तो आपकी हृदय गति बढ़ेगी, रक्तचाप बढ़ेगी, आप आत्मसम्मान में अपनी कमी समझेंगे, उस समय आप किसी उससे बचने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यही होता है आपका दबाव दोस्तों। दबाव 3 प्रकार का होता है मित्रों, ये देखिए दबाव के 3 प्रकार। पहला है भौतिक दबाव, बाढ़ या भूकंप की वजह से, मनोवैज्ञानिक दबाव कुंठा और तनाव की वजह से, और सामाजिक दबाव पारिवारिक स्थिति, नियम, रीति रिवाजों की वजह से आप दबाव महसूस करते हैं दोस्तों। तो यह था दबाव, चौथा मनोरोग। और सबसे महत्वपूर्ण मनोरोग 5वां आता है द्वंद्व, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए मित्रों। सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्व, फिर पढ़ेंगे इसके 4 प्रकार। क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा। देखिए, जब एक साथ 2 अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। 2 चिन्ह है, 2 अवसर आपके सामने, अब चयन एक करना है तो संघर्ष होगा, दोनों आपका जो दिमाग है लड़ेगा आपस में दोनों से कि मैं इसको करूं, इसको करूं, इस काम को करूं या इस काम को करूं। तो यही क्या होता है, द्वंद्व या संघर्ष होता है मित्रों। मन के अनुसार देखिए, निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जैसे आपके सामने अभी लगा है, रीट की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, रीट की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, तो आप अभी जिस संघर्ष या आप जिस तनाव या आप जिस मानसिक रोग से गुजर रहे हैं वो है आपका द्वंद्व या संघर्ष दोस्तों। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, द्वंद्व इस स्थिति को व्यक्त करता है जब वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी इच्छा के क्या हो, विपरीत हो। सिगमंड फ्राइड ने भी क्या कहा, इड ईगो और सुपर ईगो में समन्वय का अभाव द्वंद्व कहलाता है। इड ईगो और सुपर ईगो में क्या रहता है, समन्वय का अभाव, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सामने, मैं रीट की तैयारी कर लूं या ग्रेड 2 की तैयारी कर लूं, तो दोनों की तैयारी में से सोचो, अभी रीट का एग्जाम डेट सामने है लेकिन भर्ती पहले कैंसिल हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की 3-4 साल से भर्ती आई है, तो किसकी तैयारी करूं, दोनों में लगे रहते हैं। लेकिन अभी सेकंड ग्रेड की क्या है, सेकंड ग्रेड का हमारे सामने एग्जाम डेट, ना फॉर्म फिल हुए ना एग्जाम डेट आई, जबकि इधर तो आ गया सब कुछ। तो यह दिक्कत हमारे सामने रहती है, यही हमारा संघर्ष, यही हमारे मस्तिष्क या मनोरोग है मित्रों। बात करते हैं द्वंद्व या संघर्ष के प्रकारों की। कुर्ट लेविन ने द्वंद्व के प्रकार बताए थे, और कितने बताए थे, 1935 में बताए थे 4 प्रकार। पहला उपागम उपागम द्वंद्व, ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद्व भी इसको हम कहते हैं, पहुंच पहुंच उपागम कहते हैं, पद्धति पद्धति अंतर्द्वंद्व कहते हैं, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व इसको हम कहते हैं मित्रों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है ये देखिए मित्रों, 2 सकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न होने वाला संघर्ष, 2 सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक को आपको चुनना है तो मध्य क्या हो जाएगा, द्वंद्व। एक का चुनाव होने के बाद व्यक्ति उसके आनंद में व्यस्त हो जाता है, अतः द्वंद्व की कष्टदायक पीड़ा से छुटकारा इसके अंदर मिल जाता है। सकारात्मक द्वंद्व ये होता है मित्रों। जैसे 2 सुंदर लड़कियों में से एक को जीवन साथी चुनने में होने वाला संघर्ष, ऐसा ये तो लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 2 सुंदर लड़कों में से किसी एक को सुंदर साथी चुनने के लिए लड़कियों में होने वाला द्वंद्व, यह होता है आपका उपागम उपागम या ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। उपन्यास और मूवी में से किसी एक को आपको देखना है, समझे मित्रों, ये इसी के उदाहरण है। यह होता है आपका उपागम उपागम द्वंद्व। 2 अच्छे विचार है, उनमें से एक को आपको चुनना है, तो 2 अच्छे विचारों के मध्य होने वाला द्वंद्व होगा उपागम उपागम द्वंद्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिहार परिहार द्वंद्व, जिसको हम त्याग त्याग या वृजन वृजन द्वंद्व भी कहते हैं। 2 नकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न होने वाला संघर्ष,
अवांछनीय विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना। जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं मित्रों, परिवार में दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिनको किसी एक को भी चुनो, लेकिन आपको मिलेगा क्या? सामने संकट ही मिलेगा मित्रों। देखिए, ना पढ़ना चाहता है ना ही मैच देखना चाहता है, लेकिन एक तो उसको करना है, या तो मैच देख ले या पढ़ ले, है उसके लिए दोनों ही क्या कठिन। तो क्या करें? जैसे गणित में अरुचि होने के कारण गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लेने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर क्या किया? उसने गणित को ले लिया। अब अगर नहीं लेता तो माता पिता नाराज, ले लिया तो खुद में प्रॉब्लम। समझे मित्रों? यही होता है परिहार द्वंद्व। जब दो ऐसे नकारात्मक विचार आपके सामने आ जाए और दोनों में से एक को आपको चुनना है, लेकिन आगे आपको क्या मिलेगा? कष्ट उनसे मिलने वाला है दोस्तों। तो यह था द्वंद्व का दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है उपागम परिहार द्वंद्व। उपागम यानी ग्राह्य उपागम परिहार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, इसको ध्यान में रखना। आपका यहां पे ग्राह्य परिहार द्वंद्व, यह क्या होता है मित्रों? एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक स्थिति में उत्पन्न होने वाला द्वंद्व है दोस्तों। एक तो सकारात्मक और एक है नकारात्मक द्वंद्व दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इसमें इस प्रकार के अंतर्द्वंद्व का शिकार एक व्यक्ति उस समय होता है जब उसके सामने दो या दो से अधिक ऐसे प्रबल सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रलोभन होते हैं, लेकिन किसी एक को चुनने का संकट उसके सामने होता है दोस्तों। अब देखिए, यहां पे गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसे नहीं देना है। उसको गाड़ी लेना मतलब सकारात्मक है उसके सामने, लेकिन पैसे जेब से जा रहे हैं, वो पैसे नहीं देना चाहता है। तो पैसे अगर या तो पैसे दो तभी गाड़ी आएगी। तो ये हो गया उसके लिए उपागम परिहार द्वंद्व दोस्तों। और चौथा जो द्वंद्व का प्रकार है वो है आपका बहु उपागम परिहार द्वंद्व, दोहरा ग्राह्य परिहार द्वंद्व। उपागम को ग्राह्य द्वंद्व भी कहते हैं मित्रों, याद रखना। इस प्रकार का द्वंद्व व्यक्ति में उस समय उत्पन्न होता है जब उसके सामने दो धनात्मक और दो ऋणात्मक परिस्थितियां, दो तो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो। तो दो या दो से अधिक सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों में होने वाली स्थिति दोहरा ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व या बहु उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है दोस्तों। ये थे हमारे द्वंद्व के प्रकार। अब संघर्ष से बचने के उपाय, इनसे कैसे बचा जा सके। इन द्वंद्व के जो चार प्रकार हमने पढ़े, इनसे बचा कैसे जाए। उच्च आदर्श प्रस्तुत करें। जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए तो अपने जो भी उच्च विचार है, आदर्श विचार है, वो अपने मन में लेकर आए और वो यहां पर लागू करें। परिवार व विद्यालय का वातावरण हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। निर्देशन व परामर्श लिया जाए और अभिप्रेरणा का इस समय यहां पर प्रयोग किया जाए दोस्तों। यह था पांचवा द्वंद्व या आपका संघर्ष दोस्तों। तो पांच के पांच जो मनोरोग होते हैं, जो मस्तिष्क के रोग है, जो आपके कुसमायोजन के कारण उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में यहां पर हमने अध्ययन कर लिया है। आगे चलिए मित्रों, आगे आती है रक्षात्मक युक्तियां, जो पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बताइए सभी साथी, कैसी लगी आज की क्लास, समायोजन की ये क्लास मित्रों। और जो भी साथी रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान इसी प्रकार संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं, इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर हमारे प्राप्त करना चाहते हैं, तो जाइए प्ले स्टोर पे, या प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और ऐप की लिंक दी गई है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर में जाएं। ऐप के स्टोर में जाइए और वहां पर मिलेगा आपको शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कोर्स, वहां से उसको आप उठा लें और अपनी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।